जब रात के अंधेरे में आपकी अपनी ही सीढ़ियां आपसे कुछ छुपाने लगें, जब आपके घर की दीवारें उन आवाज़ों को दोहराने लगें जो कभी किसी ने नहीं की, और जब आपको एहसास हो कि आप जिस जगह को घर कहते हैं वहां कोई और भी रहता है, तो समझ लीजिए कि आप उस हवेली में कदम रख चुके हैं जहां रातें कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है लाहौर के पुराने इलाके की, एक ऐसी हवेली की जिसकी नींव में कोई राज छिपा था। एक राज जो 50 साल से जमीन के नीचे दबा था और अब सांस लेने लगा था। हमारे अब्बू ने ये प्लॉट 60 के दशक के आखिर में खरीदा था। उस वक्त यहाँ सिर्फ खाली जमीन थी और बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। कहते हैं वो पेड़ इतना पुराना था कि उसकी उम्र कोई नहीं जानता था। अब्बू बताते थे कि जब उन्होंने नींव खोदनी शुरू की तो मजदूरों ने उस पेड़ को काटने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस पेड़ पर कोई चीज रहती है। लेकिन अब्बू ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। पेड़ काट दिया गया और कहते हैं कि जब आखिरी टहनी जमीन पर गिरी तो उस दिन से लेकर आज तक उस हवेली की पहली मंजिल पर बनी सीढ़ियों पर किसी न किसी का साया मंडराता रहा है। कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें बनाई गईं और ऊपर 2 मंजिलें। पहली मंजिल पर एक पेंटर आकर रहने लगा। पाकिस्तान का मशहूर पेंटर था। उसने कई साल वहां गुजारे। उसकी बनाई तस्वीरों में अक्सर एक औरत का चेहरा होता था, वही चेहरा जो बरगद के पेड़ के नीचे रहा करता था, जैसा मजदूरों ने बताया था। पेंटर ने कभी किसी को वो तस्वीर नहीं दिखाई। कहते हैं वो तस्वीर आज भी उस कमरे की दीवार पर टंगी है जहां कभी उसका स्टूडियो हुआ करता था। वक्त गुजरता रहा, पेंटर चला गया, दूसरे किराएदार आए और गए। फिर 2010 में हमने पूरी हवेली की रेनोवेशन कराने का फैसला किया। 50 साल पुरानी इमारत की मरम्मत जरूरी थी। लेकिन रेनोवेशन के दौरान ही अब्बू ने एक बड़ा फैसला किया। ग्राउंड फ्लोर का कुछ हिस्सा तोड़कर उसे दुकानों के लिए खोल दिया गया। बाकी हिस्सा रेंट पर उठाने का प्लान था। मैं उस वक्त छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि रेनोवेशन के बाद घर में एक अजीब सी ठंडक हमेशा रहने लगी थी। गर्मियों में भी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमेशा एसी चलाए रखता हो। हमने सोचा पुरानी इमारत है, ऐसा होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कभी कभी आपकी आंखें उस चीज को देखने से इनकार कर देती हैं जिसे आपका दिल पहले ही महसूस कर चुका होता है। 2018 की बात है। मैं उस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था और उसकी बालकनी से नीचे ग्राउंड फ्लोर का वो हिस्सा साफ दिखता था जहां दुकानें बननी थीं। लेकिन वहां पर कुछ और ही उगाया था। वो पुराना पेड़ जो कट चुका था, उसकी जड़ों से नए पौधे निकल आए थे। लेकिन ये पौधे साधारण नहीं थे। ये इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि हर गुजरते हफ्ते के साथ उनकी ऊंचाई दोगुनी हो जाती। हमने उन्हें पानी नहीं दिया, धूप नहीं दिखाई, फिर भी वो झाड़ियां इतनी ऊंची हो गईं कि पहली मंजिल की बालकनी को छूने लगीं। मैं अक्सर रात को उठती और बालकनी से झांकती। वो झाड़ियां अंधेरे में हिलती रहती थीं, भले ही हवा का एक झोंका भी ना हो। और फिर आए वो डेंटिस्ट साहब, एक मुस्कुराता हुआ नेक इरादों वाला शख्स। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर की जगह रेंट पर लेनी चाहिए, डेंटल क्लिनिक खोलना था। अब्बू ने उन्हें जगह दिखाई। वहां वो झाड़ियां थीं, उगी हुई। डेंटिस्ट साहब ने कहा कि क्लिनिक के लिए वॉश बेसिन और पाइपलाइन डालनी होगी, तो इन झाड़ियों को हटाना पड़ेगा। अब्बू ने इजाजत दे दी। उन्हें क्या पता था कि ये इजाजत एक ऐसा दरवाजा खोल देगी जिसे बंद करना फिर नामुमकिन होगा। मैं उस दिन घर पर थी। बाहर से कुल्हाड़ी चलने की आवाजें आ रही थीं। कुछ मजदूर झाड़ियां काट रहे थे। मैंने सोचा अच्छा हुआ, अब ये नुकसान खत्म होगा। लेकिन जैसे ही आखिरी झाड़ी कटी, वैसे ही पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने दुनिया की सारी आवाजें बंद कर दी हों। और उस खामोशी में मुझे सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। लेकिन सीढ़ियों पर कोई था ही कौन? सब लोग तो ऊपर थे, मेरे साथ। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आपकी यादों में इस तरह बस जाती हैं कि उम्र भर नहीं जाती। वो रात उन्हीं में से एक थी। अब्बू और अम्मी अपने कमरे में सो रहे थे। उनके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। सीढ़ियां ऐसी बनी थीं कि पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक आने जाने का वही रास्ता था।
और अब्बू का सिरहाना इस तरह था कि उन्हें हर कदम की आवाज साफ सुनाई देती थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। अब्बू की नींद अचानक खुल गई। किसी शोर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि कमरे में कोई और है। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि अम्मी भी जाग गई थीं। बिल्कुल उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ कहे। और फिर वो आवाज आई, मुझे प्यास लगी है, पानी दे। ये आवाज किसी और की थी, न अब्बू की, न अम्मी की, न हम में से किसी की। और वो आवाज सीधे सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। अब्बू के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी की आंखों में खौफ था। 30 साल की शादी में उन्होंने अम्मी को कभी ऐसा नहीं देखा था। 10 मिनट, 15 मिनट, दोनों उसी हालत में पड़े रहे, सांस रोके, हिलने से डरते हुए। फिर आवाज बंद हो गई। लेकिन अगले ही पल अब्बू ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे से एक साया उठा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन वो साया था किसका? और क्यों वो सीढ़ियों पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी के जागने का इंतजार कर रहा हो? अगली सुबह अब्बू ने अम्मी से पूछा, तुमने उसे देखा? अम्मी ने सिर हिलाया। उन्होंने देखा था। और उन्होंने बताया कि वो जो साया था वो एक औरत का था। काली साड़ी पहने, लंबे बालों वाली एक औरत। और उसकी ऊंचाई क्या? हमारी छोटी बहन राइमा जितनी। अब्बू चुप रहे। उन्होंने सोचा शायद नींद में धोखा हुआ। लेकिन उन्हें पता था कि ये धोखा नहीं था। कुछ दिनों बाद अब्बू ने मौलवी साहब को बुलाया। उन्हें पूरा माजरा बताया। मौलवी साहब ने दरिया बांधा, दुआएं पढ़ीं। और फिर अब्बू से पूछा, भाई साहब, पिछले कुछ दिनों में घर में कोई तोड़फोड़ हुई है? कोई पुराना पेड़ कटा है? अब्बू ठिठक गए। उन्होंने झाड़ियां कटवाने वाला वाकया बताया। मौलवी साहब ने सिर पीट लिया। भाई साहब, जिस चीज पर कोई और पहले से बस रहा हो, उसे हटाने से पहले उससे इजाजत लेनी होती है, माफी मांगनी होती है। ऐसा किए बिना अगर आप उसे बेघर कर देंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके ही घर में आकर रहेगा। अब्बू को एहसास हुआ कि उनसे बड़ी भूल हो गई। उन झाड़ियों के नीचे कोई था जो सदियों से उस पेड़ पर रहता था। उसे काट कर हमने उसे बेघर कर दिया। और अब वो हमारे घर की मेहमान बन चुकी थी। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो कभी जाने का नाम नहीं लेते, चाहे आप कितनी भी दुआएं पढ़ लें। मौलवी साहब ने जितनी भी दुआएं पढ़ीं, रुकियां बनाईं, लेकिन वो जाने वाली नहीं थी। उसने हमारे घर को अपना घर बना लिया था। रमजान का महीना था। हम सब दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। घर में रौनक थी। सब एक कमरे में जमा थे। लेकिन वहां शोर बहुत था, इसलिए मैं बाहर निकल आई। मेरे हाथ में पानी का गिलास था। मैंने सोचा किचन में रखाऊं। उस वक्त तक मैंने उसे नहीं देखा था। मैं सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी, कहानियां सुन रही थी। मुझे लगता था कि सब बना रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन उस रात सब बदल गया। जैसे ही मैंने किचन में गिलास रखा और वापस मुड़ी, मैंने देखा कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। लेकिन वो सीढ़ियों पर नहीं चल रहा था, वो हवा में तैर रहा था। पहले उसका सिर दिखा, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वो एक छोटी बच्ची के कद की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बू और अम्मी ने बताया था। काली साड़ी, लंबे बाल, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो मेरी तरफ देख रही थी, सीधे आंखों में। मैं वहीं जम गई। मेरे पैरों में ताकत नहीं रही। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर जैसे वो आई थी, वैसे ही गायब हो गई, हवा में घुल गई। लेकिन उसकी मुस्कान मेरे दिमाग में चिपक गई। उस रात के बाद मुझे पता चल गया कि जो कुछ भी हो रहा है, वो सच है। वो हमारे बीच रहती है, हर वक्त, हर पल। 3-4 महीने बाद की बात है। हम सब डाइनिंग एरिया में बैठे खाना खा रहे थे। मेरे बहनोई भी आए हुए थे। रात के 11 बज रहे थे। मैं थक गई थी, सोचा अब कमरे में जाकर सो जाऊं। मैं खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे कमरे के ठीक सामने ड्राइंग रूम है। वो कमरा आमतौर पर बंद रहता है, सिर्फ मेहमानों के लिए खोला जाता है या फिर कभी कपड़े इस्त्री करने के लिए। उस वक्त वहां अंधेरा था और दरवाजा बंद था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, मुझे ड्राइंग रूम से आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो, हल्की सी, दबी हुई चीख। मैं ठिठक गई। मैंने राशिद भाई की तरफ देखा, जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं सुना था।
मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर आवाज फिर आई, इस बार साफ, इधर आ। मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। पता नहीं क्यों, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की। कोई नहीं था। लेकिन दीवार पर एक परछाई थी। मेरी नहीं, किसी और की। लंबे बालों वाली एक औरत की परछाई। मैं पीछे हटी। परछाई भी पीछे हटी। मैं आगे बढ़ी। परछाई भी आगे बढ़ी। फिर अचानक वो परछाई दीवार से निकलकर फर्श पर आ गई और मेरे पैरों के पास से सरकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। क्या कोई परछाई अपने साएदार से अलग हो सकती है? क्या वो जी सकती है, चल सकती है और अपनी मर्जी से कमरों में घूम सकती है? मैं बाहर निकली तो देखा कि डाइनिंग एरिया में सब वैसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। किसी को पता नहीं चला कि अभी कुछ हुआ है, सिवाय मेरे, और शायद उसके भी, जो अभी-अभी मेरे पैरों के नीचे से गुजरी थी। ईद का तीसरा दिन था। मेरी बड़ी बहन की मेहंदी थी। पूरे घर में रौनक थी। हंसी ठिठोली, ढोलक की आवाजें। लेकिन इस सब के बीच हम भूल गए थे कि हमारे घर में कोई और भी रहता है, और वो हमारी खुशियों में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाई। उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ अब्बू थे, अपने कमरे में। मैं नीचे अपने छोटे से फूड सेटअप पर काम कर रही थी। बाकी सब लोग ऊपर थे, मेहंदी की तैयारियों में व्यस्त। मेरी बड़ी बहन, जिसकी मेहंदी थी, ने अभी-अभी नहाकर कपड़े बदले थे और अपने कमरे से बाहर निकलकर ऊपर चली गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकली पानी पीने। अब्बू भी अपने कमरे से बाहर आए। मैंने उन्हें पानी पिलाया। हम बातें कर रहे थे कि अचानक बहन के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा, अब्बू ने भी देखा। बहन के कमरे से एक औरत निकली, काली साड़ी में, लंबे बाल, और वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मैंने अब्बू से कहा, बहन ऊपर गईं। अब्बू ने सिर हिलाया और पानी पीते रहे। लेकिन 3 मिनट बाद, जब हम अभी भी वहीं खड़े थे, बहन ऊपर से नीचे आईं। मैंने उनसे पूछा, तुम अभी नीचे क्यों आईं? बहन ने हैरानी से देखा। मैं तो अभी नीचे आई हूं। मैं ऊपर ही थी, नहा रही थी। लेकिन हमने तो तुम्हें अभी 3 मिनट पहले अपने कमरे से निकलते देखा। मैं 3 मिनट पहले नहा रही थी। मैं कहीं नहीं गई। तो वो कौन थी जो बहन के कमरे से निकली? कौन थी वो औरत जो हूबहू मेरी बहन जैसी लग रही थी? क्या वो सिर्फ हमारी बहन का रूप धरकर हमारे बीच आना चाहती थी? अब्बू ने अपना पानी का गिलास रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें कुछ करना होगा। ये बात हद से गुजर गई। धीरे धीरे पूरे घर में फैल गया कि वो औरत है। हर किसी ने उसे कभी न कभी देखा। किसी ने सीढ़ियों पर, किसी ने बालकनी में, किसी ने अपने कमरे में। लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस देखती रहती थी, जैसे हम उसके घर में मेहमान हों और वो हमें देख रही हो। मेरी छोटी बहन ने बताया कि एक रात वो पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि कोई उसके बिस्तर के पैताने बैठा है। काली साड़ी, लंबे बाल। वो बहन को देख रही थी। बहन ने आंखें बंद कर लीं और या हफीज पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो जा चुकी थी, लेकिन उसकी जगह पर बिस्तर थोड़ा सा दबा हुआ था, जैसे कोई बैठा हो। अम्मी ने बताया कि वो अक्सर रात को किचन में बर्तनों की आवाज सुनती थीं। जब जाकर देखतीं तो कोई नहीं होता, लेकिन बर्तन अपनी जगह से हिले होते थे। अब्बू ने बताया कि उनकी चप्पलें सुबह उठकर अक्सर दूसरी जगह मिलती थीं, जहां उन्होंने रखी नहीं थीं। वो हमारे घर में नहीं, बल्कि हम उसके घर में रह रहे थे। हम मेहमान थे और वो मेजबान। मौलवी साहब ने समझाया कि ये कोई आम चीज नहीं है। ये एक ऐसी रूह है जो सदियों से उस जमीन पर रहती आई है। जब पेड़ काटा गया तो वो बेघर हो गई। रेनोवेशन के वक्त और तोड़फोड़ ने उसे और बेचैन कर दिया। और जब झाड़ियां काटी गईं, उसका आखिरी ठिकाना खत्म हो गया। तब वो हमारे घर में आकर रहने लगी। मौली साहब ने बताया कि ऐसी रूहों को जगह की कोई कैद नहीं होती। वो एक फूल की पंखुड़ी पर रह सकती हैं और एक पूरे महल में भी। उनके लिए दीवारें बेमानी हैं, दरवाजे बेमानी। वो जहां चाहे जा सकती हैं, जब चाहें। और हमारे घर में उनमें से एक ने अपना ठिकाना बना लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है वो अकेली ना हो सकता है उसके और भी साथी हों, लेकिन उनमें से वो एक ही है जो अपने आप को जाहिर करती है, जो हमसे बात करना चाहती है, जो हमें देखना चाहती है। बाकी चुपचाप अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन वो हमसे क्या चाहती थी?
क्यों वो सालों से हमारे साथ रह रही थी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए? क्या वो सिर्फ ये महसूस करना चाहती थी कि वो अकेली नहीं, कि कोई उसे देखे, उसे पहचाने, उसका वजूद माने? आज 4 साल बीत चुके हैं। वो औरत आज भी हमारे घर में है। हमने उसे भगाने की कोशिश छोड़ दी। अब हमने उसे अपना लिया है, जैसे वो हमें अपना चुकी है। वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है, एक ऐसा सदस्य जो बोलता नहीं, लेकिन मौजूद रहता है। अक्सर रात को जब हम सब सो जाते हैं, तो सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट आती है, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए। कभी कभी वो किसी के कमरे में चली जाती है और वहां की हवा ठंडी हो जाती है, लेकिन वो कभी किसी को नहीं जगाती, बस देखती है और चली जाती है। ईद हो, दिवाली हो या कोई और खुशी का मौका, हम उसके लिए भी मिठाई रखते हैं, एक प्लेट अलग से। सुबह उठकर देखते हैं तो वो प्लेट खाली होती है और उसके पास बैठने का निशान होता है। कभी कभी डर इस बात का नहीं होता कि तुम्हारे घर में कोई और है, बल्कि डर इस बात का होता है कि वो तुम्हारे बिना अकेली है। आज मैं आपको ये कहानी सुना रही हूं, उसी घर में बैठकर, उन्हीं सीढ़ियों के पास, जहां से वो हर रात गुजरती है। मैं डरती नहीं हूं, मैंने उसे अपना लिया है, शायद उसने भी मुझे। क्योंकि 4 साल में हमने सीखा है कि हर अदृश्य चीज डरावनी नहीं होती, कुछ अदृश्य चीजें बस अकेली होती हैं। आपको क्या लगता है? क्या वो सिर्फ हमारे घर में रहती है, या फिर शायद वो आपके घर में भी किसी कोने में चुपचाप बैठी है, बस आपके ध्यान देने का इंतजार कर रही है? तो दोस्तों, ये थी हमारी हवेली की कहानी। एक ऐसी औरत की कहानी जो सदियों से इस जमीन पर रहती है और अब हमारे साथ रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, खौफनामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी और भी कई कहानियां बाकी हैं। उन कहानियों में भी ऐसी ही परछाइयां होंगी, ऐसे ही खौफ, ऐसे ही राज। बस अगली बार जब आप रात को उठें और सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनें, तो घबराइए मत। हो सकता है वो सिर्फ आपका कोई ऐसा मेहमान हो जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख रहा हो। और हो सकता है वो अभी आपके पीछे खड़ी हो।